हेलो फ्रेंड्स, गणेशम ट्यूटोरियल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वार। 1914 में यह स्टार्ट हुआ था। दोस्तों, 28 जुलाई 1914 को यह वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था और 11 नवंबर 1918 को यह वर्ल्ड वार, है ना, एक संधि के तहत खत्म हुई। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आगे आने वाले भविष्य में क्या कोई और वर्ल्ड वार होने की संभावना है? वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। इसमें हम बताएंगे कि अगर ऐसा कोई समय आया जिसमें वर्ल्ड वार 3 हुआ तो कौन से देश किसके साथ, है ना, पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में आगे जानते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण, पहला है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, दूसरा है इंपेरियलिज्म, तीसरा है द राइज ऑफ नेशनलिज्म, चौथा है अलायंस और पांचवा इमीडिएट कॉज है साराजेवो क्राइसिस। नेक्स्ट, पहला है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यूरोप में हुआ था और यूरोप में होने के कारण वहां पर के बने सामानों को बेचने के लिए मार्केट की आवश्यकता थी और मार्केट, सबसे बड़ा मार्केट एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में था। यही कारण है कि एक्सपेंशन पॉलिसी के लिए, कोलोनाइजेशन के लिए यहाँ पर, है ना, लोग यानी यूरोपियन कंट्रीज के लोग जो हैं आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, जैसा कि in industrial revolution the factories need to raw material and after manufactured material need to market to sell their product। बनाने के लिए भी कच्चे सामानों की जरूरत होती है, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद, है ना, यूरोपियन कंट्री को कच्चे सामान की आपूर्ति और बने हुए सामान को बेचने के लिए मार्केट की आवश्यकता थी, जिसमें रसिया, फ्रांस और ब्रिटेन तीनों सबसे बड़े कोलोनियल पावर के रूप में उभरे और यह लगभग अफ्रीका और एशिया के कॉन्टिनेंट में अपना शासन जमाना शुरू कर दिया था। बच गए जर्मनी, इटली और बहुत सारे देश, तो वो उन लोगों के लिए, उन देशों के लिए बहुत कम जगह बची थी जहां पर वो अपना उपनिवेश आगे बढ़ा सके। यही कारण था कि दोनों गुटों में या देशों के बीच आपसी मनमुटाव जारी रहा। दूसरा कारण है इंपेरियलिज्म। इंपेरियलिज्म इज when a country expands its influence and power into a large empire। देखो, रसिया हो गया या फिर ऑस्ट्रिया हो गया या फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब अपना एम्पायर को बढ़ाना शुरू कर दिए थे। सम यूरोपियन कंट्रीज सच एज फ्रांस एंड ब्रिटेन हैड क्रिएटेड लार्ज वर्ल्ड वाइड एम्पायर एंड हैड बिकम वेरी रिच। फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब ने अपना अपना उपनिवेश बना लिया था। जैसे भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये सब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में आते थे और उधर, है ना, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये सब जो है वह फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में आते थे। तो इन सब देशों ने अपना, है ना, कोलोनाइलिज्म यहाँ स्टार्ट कर दिया था। अदर यूरोपियन कंट्रीज सच एज रसिया एंड जर्मनी वांटेड टू क्रिएट देयर ऑन वास्ट एम्पायर। दूसरी तरफ रसिया हो गए, जर्मनी हो गए, इटली हो गए, यह भी चाहता था कि हम भी अपना, है ना, एम्पायर को आगे बढ़ाएं, हम भी अपना एम्पायर एक्सपेंड करें। This caused competition and conflict between many of the countries throughout the world। इसी कारण से देशों के बीच अपने अपने साम्राज्यवाद का होड़ दिखाई देना शुरू हो गया। द राइज ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का उदय। रेडिकल नेशनलिज्म वाज द फंडामेंटल कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। लोगों में उग्र राष्ट्रवाद का उदय होना शुरू हो गया। उग्र राष्ट्रवाद मतलब, है ना, अगर कहा गया कि अगर लोग, एक जाति के लोग, एक धर्म के लोग, एक भाषा बोलने वाले लोग और एक तरीके के परंपराओं को मानने वाले लोग अगर एकजुट हो जाएं और वह अपने आप को एकत्रित कर ले तो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड हो सकते हैं। यही कारण है कि लोगों में राष्ट्रवाद की भावनाएं जागृत होनी शुरू कर दी गई, है ना। और
जर्मनी का एकीकृत होना, जर्मनी का एकीकरण होना इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था, जो बिस्मार्क के द्वारा किया गया था, है ना। अब कुछ दूसरी तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे जातियों के लोग, जैसे सर्ब, चेक तथा पोल प्रजाति के लोग जो थे वह स्वतंत्रता की मांग करना शुरू कर दिए थे, और इसकी डिमांड को कौन, रसिया भी सपोर्ट कर रहा था। यही कारण है कि यूरोपियन कंट्री के बीच में क्या बढ़ना शुरू हो गया, इनिमिटी बढ़नी शुरू हो गई। नेक्स्ट, एलाइज। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया एंड इटली मेक्स एलाइज इन 1882। इसे सेंट्रल पावर कहा गया, इसे सेंट्रल पावर कहा गया। दूसरे ग्रुप में था इंग्लैंड, यूएसए, रोमानिया, फ्रांस, रसिया। ये सब जो था यह किस में, ट्रिपल इंटेंट में थे, है ना, ट्रिपल इंटेंट में थे, यानी कि दो गुट का निर्माण हो गया था, दो गुट का निर्माण हो गया था हमारे यूरोप में। और यही कारण था कि अपना अलग अलग गुट जो था एक दूसरे के साथ कट्टरता रख रही थे, एक दूसरे का साथ विरोधाभास रखे हुए था, है ना, जो कि वर्ल्ड वार को एक तरीके से शुरुआत करने का एक नियम ही कह सकते हो। इमीडिएट कॉज में हम लोग पढ़ेंगे साराजेवो क्राइसिस, आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, है ना, जो कि उस समय ऑस्ट्रिया हंगरी के कौन थे, सिंहासन के वारिस थे, जिनका कत्ल कर दिया गया, कहाँ, साराजेवो में, है ना, जो कि बोस्निया का कैपिटल था। और वह कहाँ कब किया गया था, 28 जून 1914 को कर दिया गया, है ना। उनके साथ उनकी पत्नी भी थी और उनके बच्चे भी थी, सबको वहां पर कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया। यह किया गया, इट वाज डन बाय सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड एज ब्लैक हैंड या यूनियन ऑफ डेथ। ब्लैक हैंड वहाँ की एक आतंकवादी संगठन भी कह सकते हैं, यूनियन ऑफ डेथ जो था या ब्लैक हैंड आतंकवादी संगठन, इसके द्वारा यह किया गया। Who wanted to unite all Serbians into a single Serbian state, जिसका मेन का पर्पस था कि मैं सर्बियन जितने भी पीपल थे, सर्ब जितने भी पीपल थे, उसको एक स्टेट के रूप में, एक कंट्री के रूप में मैं बना दूं, है ना। ऑस्ट्रिया सर्व एंड अल्टीमेटम ऑन सर्बिया ऑन जुलाई 23 मेकिंग 11 डिमांड। सर्बिया एक्सेप्टेड ऑल एक्सेप्ट दैट ऑफ लॉसिंग हर सोवरेनिटी। ऑस्ट्रिया हंगरी के जो राजकुमार की मृत्यु हुई उसके लिए सर्बिया को दोषी ठहराया गया और उसे 11 डिमांड रखे गए, है ना, कि आप कारण बताइए कि ऐसा कैसे हुआ, आपके देश में ऐसा हुआ, तो उसका एक्सप्लेनेशन मांगा गया, जो कि, है ना, सर्बिया ने लगभग सब शर्तों को स्वीकार कर लिया, लेकिन यह स्वीकार नहीं किया कि उस पर किसी दूसरे देश की, है ना, क्या हो सकता है, किसी दूसरे देश का आधिपत्य हो सकता है, कोई दूसरा देश उस पर अधिकार कर सकता है ना। यही कारण है कि ऑस्ट्रिया ने उसके खिलाफ 28 जुलाई 1914 को किस चीज की, युद्ध की घोषणा कर दी। अब यहाँ पर हम एक चीज और जानना चाहेंगे कि इस युद्ध में उत्तरदायित्व किसका था। क्या इस युद्ध का उत्तरदायित्व सर्बिया का ही था कि उसके यहाँ, है ना, ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार की हत्या हुई, या फिर कह सकते हैं कि क्या ऑस्ट्रिया हंगरी का इसका उत्तरदायित्व था जिसने इसमें 28 जुलाई 1914 का युद्ध की घोषणा कर दी, या फिर जर्मनी का था। ये कहना मुश्किल है दोस्तों कि हाँ सिर्फ जर्मनी का ही इसमें गलती थी, नहीं, हर एक देश जो इस युद्ध में सम्मिलित हुए, सभी देशों की ना गलती जरूर थी, कुछ ना कुछ। सभी देश ठंडे दिमाग से नहीं सोचे, मित्रता के कारण उलझ कर रह गए। जो
सर्बिया का दोस्त था, जैसे रसिया सर्बिया के तरफ से थे, उसने बिना कुछ सोचे समझे सर्बिया का साथ दिया और जर्मनी पर आक्रमण कर दिया। जर्मनी ऑस्ट्रिया का दोस्त था, इसने बिना कुछ सोचे समझे, है ना, इसका साथ दिया। अगर इसमें, है ना, अगर इसमें सभी लोग एक दूसरे की सहायता करते, उसे सुलझाने का मौका देते, तो यह युद्ध टाला जा सकता था। ड्यूरिंग वार, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया एंड एलाइज वेयर कॉल्ड एलाइज पावर। जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड एलाइज वेयर कॉल्ड एज सेंट्रल पावर। दोनों अलग अलग अब लड़ना शुरू कर दी। वार वाज फॉट इन एरिया, है ना, कॉल्ड एज फ्रंट। जहां पर युद्ध लड़े जा रहे थे उसको फ्रंट कहा जाता था। वेस्टर्न फ्रंट पर जर्मनी और नॉर्दर्न फ्रांस लड़ रहे थे। वेस्टर्न फ्रंट पर जर्मनी और नॉर्दर्न फ्रांस लड़ रहे थे, और ईस्टर्न फ्रंट पर जर्मनी और रसिया की फोर्स लड़ रही थी। खास करके जर्मनी और फ्रांस के बीच बहुत पहले से ही शत्रुता थी, कटुता थी, है ना, क्योंकि फ्रांस के बहुत सारे क्षेत्रों पर जर्मनी का कब्जा हुआ था। फ्रांस के बहुत सारे क्षेत्रों पर जर्मनी ने कब्जा कर रखा था, इसीलिए दोनों के बीच दुश्मनी सबसे ज्यादा थी। एंट्री ऑफ यूएसए। अब दोस्तों, ये तो फर्स्ट वर्ल्ड वार तो शुरू हो चुका था 28 जुलाई 1914 को, लेकिन इस युद्ध में अमेरिका, हाँ, अमेरिका भले ही एलाइड पावर की तरफ से, यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया की तरफ से लड़ना चाह रही थी, उसके तरफ से सिंपैथी भी था, और इसका ये कारण था कि वह एलाइड फोर्सेस को बहुत ज्यादा आर्म्स और एमिनेशन सप्लाई किया हुआ था, है ना। अगर ये हार जाते तो उसको बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला था, ठीक है, लेकिन फिर भी वह युद्ध में नहीं आ रहा था। अब यह अमेरिका एंट्री कैसे किया इस युद्ध में, वह जानते हैं। तो दोस्तों, 1915 ईस्वी में 1915 ईस्वी में जर्मनी में एक ब्रिटिश जहाज, है ना, उसका नाम था लुसितानिया, जिसको जर्मन यू बोट ने डुबा दिया। जहाज का नाम आता है क्वेश्चन में लुसितानिया, है ना। अब इस जहाज में लगभग 1153 पैसेंजर मारे गए, जिसमें से 123 पैसेंजर अमेरिका के भी थे। अमेरिका अब चुप नहीं रहने वाला था, यही कारण है एलाइड पावर हैड टेकन बिग लोन फ्रॉम यूएसए। एलाइड पावर ने अमेरिका से बहुत ज्यादा लोन भी ले रखा था, है ना, किस चीज के लिए, तो पे फॉर द आर्म एंड गुड बाउट बाय देम, है ना, उसको वहां से सप्लाई हथियार वगैरह मिल रहे थे, अमेरिका उसको हथियार बेच रहा था और उसको लोन भी दे रखा था। यही कारण है कि अगर एलाइड पावर हारती तो अमेरिका को बहुत नुकसान होता, है ना। और दूसरी तरफ अगर जर्मनी जीत जाती तो अमेरिका को टक्कर देने के लिए जर्मनी सबसे बड़ी पावर उभर कर आती, जो कि अमेरिका नहीं चाहता था। सो यूएसए एंटर्ड द वार ऑन द साइड ऑफ एलाइड पावर, और यही कारण है कि अमेरिका भी एलाइड पावर यानी ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया की तरफ से लड़ना शुरू कर दिया। लेकिन उसी समय आप लोगों ने देखा कि रसिया में 1917 ईस्वी में रशियन क्रांति शुरू हो गई थी। रशियन क्रांति शुरू होने के बाद, है ना, जो कि व्लादिमीर लेनिन के द्वारा बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, और लेनिन के नेतृत्व वाली सरकार ने युद्ध से अलग होने का निर्णय कर लिया, और सोवियत संघ ने यानी यूएसएसआर यानी रसिया ने जर्मनी के साथ संधि कर लिया और अपने आप को युद्ध से अलग कर लिया। कब? 1917 में। तो यहाँ पर पावर्स किसके हाथ में आ गई? ब्रिटेन, फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका के हाथों में आ गई। अब रिजल्ट ऑफ द वॉर, पहला है द ट्रीटी ऑफ वर्साइली, वर्साई की संधि। द विक्टोरियस अलाइड मेट ए कॉन्फ्रेंस एट वर्साइली ऑन जनवरी 1919 एट पेरिस 1919 27 कंट्रीज वेयर
प्रेजेंट हाउएवर प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, है ना, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, अमेरिका के, है ना, प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन, उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन थे? वुडरो विल्सन थे। इंग्लैंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड लॉयड जॉर्ज, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज, एंड प्रधानमंत्री ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस जॉर्ज क्लीमेंसू, जॉर्ज क्लीमेंसू, ये तीनों ने ही, है ना, ये तीनों ने ही क्या किया? इस मीटिंग को प्रिसाइड किया था, इस मीटिंग को यानी इस ट्रीटी को प्रिसाइड किया। डिफीटेड कंट्री एंड रसिया वेयर नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस, रसिया को भी नहीं बुलाया गया। क्यों नहीं बुलाया गया? क्योंकि वो तो युद्ध से पहले ही अपने आप को हटा चुका था, और जो हारे हुए देश थे उसको भी इस युद्ध से अलग रखा गया, यानी डिफीटेड कंट्री को भी इसमें सम्मिलित नहीं किया गया। As the result of Paris Conference on June 28, 1919, the Treaty of Versailles was signed as the war ended, है ना, यही वर्साइली के संधि के बाद इस युद्ध को समाप्त करने की घोषणा कर दी गई। यूएस प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन्स 14 points negotiations were the basis of the treaty. It was done in order to prevent Germany from going to the war again. यूएस प्रेसिडेंट ने 14 सूत्री मांग की, है ना, 14 पॉइंट, जिसमें कि जिसके बाद जर्मनी की तो कमर ही तोड़ कर रख दी। ऐसा कह सकते हैं कि जर्मनी पूरी तरीके से, है ना, दूसरे देशों के द्वारा अब एक तरीके से समर्थ नहीं रह सकता था, है ना, क्योंकि उसके पास की सारी संसाधनों को मित्र राष्ट्रों ने बांट लिया था, है ना, ठीक है, क्लियर। ट्रीटी ऑफ वर्साइली में यूएसए, इंग्लैंड और फ्रांस जो है सबसे बड़ी ताकत उभर कर आई। टर्म्स ऑफ द ट्रीटी, पहला, इट डिक्लेयर्ड जर्मनी गिल्टी ऑफ एग्रेशन, जर्मनी को ही सारा दोष दिया गया कि जर्मनी के कारण ही लड़ाई हुई है। जर्मनी वाज आस्क्ड टू पे फॉर द लॉस टू द एलाइज, $33 billion वाज द अमाउंट डिसाइडेड। जर्मनी वाज आस्क्ड टू गिव ऑल हर मर्चेंट शिप टू एलाइज एंड वाज आस्क्ड टू सप्लाई कोल टू फ्रांस, बेल्जियम एंड इटली फॉर 10 years, है ना। जर्मनी पर $33 billion का जुर्माना लगाया गया और उसे इंस्टॉलमेंट में देने को कहा गया। दूसरा, जर्मनी से सभी मर्चेंट शिप्स ले लिया गया, है ना, मात्र 6 शिप ही जर्मनी के पास रखे गए। जर्मनी के जो कोयले के खदान थे वह फ्रांस को, बेल्जियम को और इटली को 10 वर्षों के लिए दे दिया गया, है ना, 10 वर्षों के लिए दे दिया गया। FBI फ्रांस कोल टू FBI यानी फ्रांस, बेल्जियम एंड इटली, है ना। जर्मन कोल माइंस कॉल्ड द सार, जर्मन कोल्ड माइंस को सार कहा जाता है, गिवन टू द फ्रांस फॉर 15 years एंड एरिया वुड बी कंट्रोल्ड बाय द लीग ऑफ नेशन, है ना। 15 सालों के लिए जर्मनी का जो कोल माइंस था, सबसे बड़ा कोल माइंस जो है वह किसको? फ्रांस को दे दिया गया। Demilitarized Rhine Valley area in the West Rhine to the occupied by Allied troops for 15 years, अतः राइन वैली का, राइन नदी के, है ना, जो मार्ग था उस पर 15 वर्षों के लिए, है ना, किसको दे दिया गया? एलाइज फोर्सेस को दे दिया गया, जिसे पोलैंड गलियारा के नाम से भी जाना जाता है। टर्म्स ऑफ द ट्रीटी कहता है, हम लोग पहले ये जान चुके हैं कि जर्मनी ने फ्रांस के कुछ क्षेत्रों को जीत लिया था, जिसमें अल्सेस और लॉरेन प्रांत भी शामिल थे, है ना। उससे अल्सेस एंड लॉरेन प्रांत को फिर से जर्मनी ने, है ना, फ्रांस को लौटा दिया, या लौटाने पर मजबूर कर दिया गया, है ना। दूसरा, इप्टेन मालमेडी टू बेल्जियम, है ना, बेल्जियम को यूप्टेन मालमेडी दे दिया गया। स्लेविज टू डेनमार्क, डेनमार्क को स्लेविज दे दिया गया। लॉस्ट सम टेरिटरी, है ना, टू FB
डी फ्रांस, बेल्जियम और डेनमार्क। डैनजिंग बिकम द फ्री पार्ट ऑफ इन द पॉलिश टेरिटरी। डैनजिंग है ना, डैनजिंग को पॉलिश टेरिटरी से फ्री कर दिया गया है ना। और यह एक बंदरगाह है, यह एक डैनजिंग जो है एक बंदरगाह है और इसे राष्ट्र संघ जो है उसमें अलग कर दिया गया, यानी उसको मिला दिया गया। ठीक है, क्लियर। जर्मनी गेव अप सम टेरिटरीज टू एफबीडी है ना। फ्रांस, बेल्जियम और डेनमार्क को पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया लॉस्ट टेरिटरी दे दिया गया। जर्मनी लॉस्ट ऑल हर कॉलोनीज टू ब्रिटेन, बेल्जियम, साउथ अफ्रीका एंड पोर्टुगल है ना। कहता है कि जर्मनी अपना सभी कॉलोनीज जो है इन सबको बांटना पड़ा। लॉस्ट कॉलोनीज, सभी कॉलोनीज को फ्रांस, बेल्जियम ये सब मिलके ले लिया। जर्मन कॉलोनीज इन चाइना वेयर गिवन टू जापान एंड नॉट टू चाइना। जर्मन जो चाइना का जो जर्मनी कॉलोनी था उसे है ना जापान को दे दिया गया है ना। अब आर्मी, अब यहाँ पर सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा चीज था कि उसकी सेना को मात्र 1 लाख सेना सीमित कर दिया गया और नेवी में 15,000 लोग ही रह सकते हैं और उसमें 24 शिप ही रह सकते हैं। सबमरीन को बैन कर दिया गया, एयरफोर्स को बैन कर दिया गया है ना। कंप्लीट इंडिपेंडेंस टू बेल्जियम, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया एंड यूगोस्लाविया है ना। ठीक है, अब बेल्जियम, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया इन सबको इंडिपेंडेंस मिल गई, ये सब अलग देश के रूप में है ना बन गए। द कोवेनेंट ऑफ द लीग ऑफ नेशन वाज इन एडेड टू द ट्रीटी ऑफ वर्साइली है ना। कह सकते हैं कि आप फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो ट्रीटी ऑफ वर्साइली था उसी में सेकेंड वर्ल्ड वार का बीज छिपा हुआ था है ना। यही सब मुद्दा को लेकर है ना, यही सब मुद्दा को लेकर हिटलर ने जर्मनी की सत्ता हथिया ली थी। हिटलर ने जब जर्मनी की सत्ता हथियाई उस समय है ना, उससे पहले ये साइन कौन किया था, तो वाइमर रिपब्लिक जो थी वहां की उसने साइन किया था। और यही कारण है कि जब वाइमर रिपब्लिक हटी तो वहां पर हिटलर ने सत्ता हथिया ली और उसने है ना इन सब चीजों को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसको पता था कि ये चीजें जो है हमारे साथ जायती हुई है, हमारे पास ये थोपा गया है, हम इसको माने नहीं, फिर भी हम पर लाद दिया गया और हमें गरीबी पर जीने पर मजबूर कर दिया गया। यही कारण था कि लोगों ने हिटलर को वहां का है ना कार्यभार दे दिया और वहां सेकेंड वर्ल्ड वार की नींव पड़ गई। तो दोस्तों अब हम लोग यह जानेंगे कि क्या थर्ड वर्ल्ड वार कभी हो सकते हैं। तो आप लोग को पता होगा कि बढ़ती हुई चाइना की पावर और आज जो सभी देशों ने है ना न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, तो आने वाले भविष्य में जिस प्रकार से ये डेवलपमेंट की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो हो सकता है कि कभी थर्ड वर्ल्ड वार होने का ऐसा चांस आ सकता है ना, चांसेस हो सकते हैं है ना। अब दूसरा कंडीशन यह भी है कि बहुत सारे मुस्लिम कंट्री जो है वह भी बहुत ज़्यादा है ना दूसरे कम्युनिटी वाले को कैसे घृणा करते हैं। यह भी थर्ड वर्ल्ड वार का एक बड़ा कारण, बड़ा मुद्दा हो सकता है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।